हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक डस्टबिन। संजय गुप्ता पेश करते हैं डस्टबिन। यूज़ मी। दिल्ली की 75% आबादी को यातायात की ज़रूरतों को डीटीसी और ब्लू लाइन की लगभग 3000 बसें पूरा करती हैं। इन बसों का चक्का जाम हो जाने का मतलब है दिल्ली की पूरी व्यवस्था का चरमरा जाना, और हमें यही करना है। कौन लोग हैं ये, क्या करेंगे? इंसानों को इंजेक्शन लगाए जाने की बात तो समझ में आती है, मगर बसों के टायरों को इंजेक्शन? बस डिपो में अनाधिकृत रूप से घुसे ये लोग कहीं पागल तो नहीं है? भला टायरों को इंजेक्शन लगाने से क्या होगा? टायरों को बुखार है क्या? रात गई बात गई, चलो काम हो गया। रात बीत गई, 3000 बसों की भी सुबह हो गई थी। सुबह हो गई मामू, और अब जो दौड़ शुरू होनी थी वो रात से पहले ख़त्म नहीं होनी थी। दिल्ली के विभिन्न रूटों पर सवारियों को लेकर आगे बढ़ी तेज़ रफ्तार बसें, जिनके टायर आज जवाब दे गए थे। टॉम स्क्विंच। फ्लाईओवर से उतरती तेज़ रफ्तार बस, जिसके टायर ट्यूबों के चीथड़े उड़ गए। उफ, यह अचानक क्या हुआ? वाहे गुरु सच्चे बादशाह, रहम करी, तू ही रखा। टक्कर की भीषण आवाज़ से अधिक थी यात्रियों की चीखों की आवाज़ें, जिनको अपनी मौत साक्षात दिखाई पड़ रही थी। हे भगवान, ओ गॉड, या अल्लाह, हेल्प! आ! सांप जमीन पर सरसराता है, हेल्प हवा में सरसराई। मौत ने खामोशी से दिशा बदली। परमाणु के आगमन पर अक्सर ऐसा होता है। परमाणु, तुम? परमाणु ने सुना नहीं, क्योंकि वो भारी तनाव में था। वो बस मुंह के बल ज़मीन की तरफ जा रही थी। उसको ज़मीन से टकराने से रोकना होगा। कोई दुआ काम नहीं। आ गई मौत। बस को लगा झटका, यात्रियों के जिस्मों को भी लगा झटका। बस टकरा गई। ये टक्कर नहीं है, हाँ, ये ज़ोर का झटका है। बस हवा में टंग गई है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ओए? वाहे गुरु जी दी मेहर है, परमाणु दीवी मेहर है। बस ज़मीन से आ लगी है। जल्दी बाहर निकलो। ये हुआ कैसे? हुआ कैसे ओए? ओए, वेख ओथे खोती दिया, ये तो परमाणु है। अब समझ में आ गया कि बस हवा में कैसे रुक गई थी। तुम्हारे साथ एक आदमी और भी गिरा था। मैं इसको नहीं बचा पाया। बस के चारों पहिए एक साथ कंडम कैसे हो गए? रोबोट की आवाज़ उसके मस्तिष्क में गूंजी। ऐसी केवल एक बस नहीं है परमाणु। उड़ो, देखो, देखते रहो। नीचे दिल्ली के विभिन्न रूटों पर चलने वाली ऐसी कई बसों की लाइनें लगी हैं, जिनमें से कुछ अनियंत्रित होकर टकरा गई हैं, कुछ पलट गई हैं, कुछ के पहिए सड़कों पर गहरी खरोंचें डालते हुए सड़कों में ही धंस गए। और ये सब लगभग एक ही समय पर हुआ, लगभग उसी समय जब तुम एक बस को फ्लाईओवर से गिरने से बचा रहे थे। निसंदेह परमाणु, इतने बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो रही बसों को तुम एक ही समय पर नहीं बचा सकते थे। सवाल यह है कि सबके टायर ट्यूब एक साथ कंडम कैसे हो गए? ये बात इंस्पेक्टर विनय पता लगाएगा। हाँ, इंस्पेक्टर विनय हर समय ऑन ड्यूटी रहता, कभी परमाणु के रूप में तो कभी इंस्पेक्टर के रूप में। क्रिंच। हाईवे पर इस बस की रफ्तार उस वक्त काफ़ी तेज़ होगी। फ्लाईओवर से उतरती बस की रफ्तार भी तेज़ थी। अन्य डैमेज बसें भी मुझे उन्हीं रास्तों पर दिखाई पड़ी हैं जहाँ बसों की रफ्तार तेज़ी होनी चाहिए। कंट्रोल रूम, 3000 बसों का चक्का जाम। साहब, ये चक्कर क्या है? वायरलेस पर लगभग 3000 बसों के डैमेज होने की खबर है। तो 3000? इसका कारण तेज़ रफ्तार टायरों का सड़क पर हुआ घर्षण हो सकता है, मगर बसें तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती ही हैं। इसलिए टायरों के क्षतिग्रस्त टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता लग पाएगा। मामला गंभीर था। फॉरेंसिक जांच तुरंत शुरू हुई। क्षतिग्रस्त टायरों में एक विशेष रसायन पाया गया है, जिसने टायरों के रबड़ के अणुओं की बॉन्डिंग शक्ति को कमज़ोर किया है। और ये तो आप जानते ही हैं कि टायर जब पूरी रफ्तार से सड़क पर चलते हैं तो सड़क से रगड़ के कारण उनमें ज़बरदस्त घर्षण और ताप पैदा होता है। कोई भी टायर घर्षण तापरोधी होता है, मगर उस विशेष रसायन के कारण कमज़ोर या टायरों के परखच्चे उड़ते चले गए। सारी गड़बड़ का आधार बस डिपो ही हो सकता है। अगर ऐसी कोई गड़बड़ हुई है तो उसका पता लगाना आपका काम है, मगर डीटीसी को इस घटना से करोड़ों का नुकसान हुआ है। जान माल का नुकसान अलग से। ये सिरिंजेस कैसी हैं? मैनेजर, मिस्टर डिपो मैनेजर, क्या आप बता सकते हैं कि इंजेक्शन्स के लिए प्रयोग की जाने वाली सिरिंज डिपो के डस्टबिन में कहाँ से आई? इंजेक्शन सिरिंज का बस डिपो में क्या काम? मुझे शक है कि इन्हीं सिरिंजेस की मदद से डिपो में खड़ी लगभग 3000 बसों के टायरों में वो रसायन इंजेक्ट किया गया, जिसने आज दिल्ली की गति को थाम लिया। मगर कौन हो सकता था वो? बसों को नाकारा बनाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य हो सकता है?
ये एक आतंकवादी कार्रवाई या किसी संकी दिमाग की कारगुजारी? इंस्पेक्टर विनय, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था के दिल की धड़कनें ठहर गई हैं। रॉबोट, क्या कहना चाहते हो? मेट्रो रेल प्रणाली यकायक जाम हो गई है। जो ट्रेनें जहाँ थी वहीं रुकी रह गई हैं। आपका इशारा मैं समझ गया था, इसलिए इंस्पेक्टर विनय से परमाणु बन चुका हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेट्रो में हज़ारों यात्री फंस गए, क्योंकि इस रेल में सभी व्यवस्थाएं स्वचालित हैं। यात्री खुद दरवाजे खोलकर बाहर नहीं आ सकते। कई सुबह वाली घटना की तरह इसमें भी कोई षड्यंत्र मुसीबत तो नहीं है? रोबोट सैटेलाइट के माध्यम से पूरी दिल्ली पर नज़र रखता है। मुझे मेट्रो की रेल पटरियों पर शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का एहसास हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि खराबी एक ट्रेन में आ सकती है, सभी ट्रेनें एक साथ एक समय पर ही जाम नहीं हो सकती। मगर इस मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ से पैदा किया जा रहा है, फिलहाल यह कहना मुश्किल है। रोबोट, मेट्रो ट्रैक का कलर चेंज हो रहा है। उसकी चमकदार स्टील की लुक कालेपन में परिवर्तित हो रही है। इस वेरिएशन को मैं भी देख रहा हूँ, यह खतरनाक है। लोहे को गर्म करने पर ऐसा कलर वेरिएशन होता है। अब थोड़ी देर में यह सुर्ख हो जाएगा। पूरा ट्रैक एक हीटिंग एलिमेंट या पानी गर्म करने के काम में आने वाली इमर्शन रॉड का रूप ले रही है। दुश्मन क्या चाहता है? हो सकता है वो ट्रैक के टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाकर समूचे ट्रैक को पिघलाने का इरादा रखता हो। और तो कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए रोबोट, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमाणु बचाओ, परमाणु। जब ट्रैक पिघलना शुरू होगा तो उस पर खड़ी मेट्रो ट्रेन के पहिए भी पिघलना शुरू होंगे। अरबों रुपए का यह शानदार प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल जाएगा। यकीनन इस काम के लिए बिजली का ही प्रयोग किया जा रहा है रोबोट, लेकिन हमें यह नहीं पता कि ट्रैक को विद्युत कहाँ से मिल रही है, और ना ही ये पता करने का समय है। उससे पहले तो रेल पटरियाँ पहियों के साथ वेल्ड हो जाएंगी या पिघल जाएंगी। यदि किसी तरह कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ट्रैक को बिजली मिलनी बंद हो सकती है। गुड पॉइंट। मगर ट्रैक को बिजली कहाँ से मिल रही है, हम ये पता करने की जगह क्यों ना एक काम करें। परमाणु उस विशालकाय टंकी को उखाड़कर मेट्रो के आखिरी स्टॉप रिठाला पर पहुंच चुका था। हज़ारों गैलन पानी को ट्रैक के रास्ते पर लुढ़का दें। मेट्रो का ट्रैक नहरनुमा बना है, कहीं पर यह ढालदार है, कहीं पर ऊंचा। मगर पानी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ना शुरू करेगा तो मेट्रो से भी दुगनी रफ्तार के साथ बहता हुआ आखिरी स्टेशन शादरा तक जाएगा। अब ये पानी दो काम करेगा, तपती पटरियों को डुबाकर ठंडा करने, और जहाँ से इन पटरियों को विद्युत मिल रही है उनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को जोड़ने का। जहाँ दोनों चार्ज जुड़े नहीं कि तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मैं इस वक्त नेताजी सुभाष प्लेस के पास हूँ। मेरे विचार में शॉर्ट सर्किट हो चुका है रोबोट। तुम ठीक कह रहे हो परमाणु, उससे आगे के ट्रैक को ठंडा पड़ता देख रहा हूँ। मार्वलेस, इसका मतलब ऑपरेशन सक्सेस। ऑपरेशन तभी सक्सेस माना जाएगा परमाणु जब इन दो घटनाओं के कसूरवार पकड़े जाएंगे और सज़ा पाएंगे। इंसान की रचना करते समय भगवान ने इंसाफ की भी रचना की है, ताकि बुराई इंसान के सिर चढ़कर न बोलने लगे। ताप और पाप कभी छुपते नहीं प्रभुट। ताप धुआं और गर्मी पैदा करता है, उसी तरह पाप डर और भ्रम पैदा करता है, और ये दोनों चीज़ पाप को छुपने नहीं देती। कसूरवार ज़रूर पकड़े जाएंगे, मगर तुम तैयार रहना, शायद अपराधी अभी भी चुप नहीं बैठेगा। डोंट वरी, परमाणु ऑलवेज रेडी रहता है रोबोट। मगर इसका क्या किया जाए कि आज तो अपराधी भी दिल्ली को परेशान करने के लिए कमर कसे बैठा था। इंस्पेक्टर विनय, ठहरो, वापस अपनी ड्रेस चेंज करो, कोई हरी अप। रोबोट, आखिर क्या हुआ? उड़ो उड़ो, कपड़े तो बदलने दो। अब रोहिणी सेक्टर 8 की ओर उड़ो। कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं है? उफ, परमाणु ने ऐसी आतिशबाजी अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। ओ नो, दिल्ली पुलिस के कई जवानों को रॉकेट से बांध कर उड़ा दिया गया है। खुद रॉकेट बने ये पुलिसकर्मी न जाने कहाँ जाकर गिरेंगे, और ये सब बेहोश है। वायु में मौजूद नमी और घर्षण के कारण इनकी बेहोशी टूट रही है। यह दृश्य सचमुच बहुत डरावना था। ओह ओह, परमाणु को बहुत तेज़ी दिखानी ज़रूरी थी। टक्कर को मैं नहीं रोक सका, मगर घबराओ मत, तो मैं वापस नीचे ज़मीन से टकराने नहीं दूंगा। ओह, इन दोनों की रॉकेट पावर मुझे भी इनके साथ ही ऊपर उड़ाई लिए जा रही है, या ये कहूँ कि कुछ सेकंड्स के लिए मेरे एटॉमिक फ्यूल की बचत हो रही है। यह समय मजाक का नहीं था। मुझे सबसे पहले इनके पाँवों की ओर बंधे रॉकेटों को निष्क्रिय करना होगा। परमाणु, किसी ने हमें बेहोश करके हमारे साथ ऐसी हरकत की है। तुम दोनों मुझे कसकर पकड़ लो, ताकि मैं तुम दोनों के पाँवों की ओर बंधे रॉकेटों को अपनी परमाणु पावर से नष्ट कर सकूं। रॉकेटों के नष्ट होकर गिरते ही परमाणु फिर से अपनी ऊर्जा से उड़ने लगा। ओह, परमाणु किरणों की ऊष्मा के कारण तुम्हारी पैंटों में पाइचों की ओर से आग लग गई है। इस आग को बुझाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मुझे दिल्ली के आकाश में उड़ते बाकी पुलिस वालों को भी बचाना है। परमाणु बचाओ। बचाने वाले खुद खतरे में पड़े थे। उफ, ये कैसा शत्रु है जो छुपे रहकर अपनी चालें चल रहा है और लगातार कामयाब हो रहा है, जान माल को नुकसान पहुंचा रहा है।
थैंक यू परमाणु। परमाणु ने सुना नहीं था क्योंकि वो तो देख रहा था जो उसके हाथ में था कर रहा था। परमाणु जानता था कि अलग हुए रॉकेट भी कितने घातक साबित हो सकते थे। इनको भी नष्ट करना होगा। असली और भयानक खतरा तो अब पैदा हुआ था। ओ नो, उस आखिरी बचे पुलिसमैन को उसके रॉकेट उस प्लेन की ओर ले जा रहे हैं। परमाणु की केवल कुछ क्षणों की देरी मौत का ऐसा तांडव मचाती कि जिंदगी स्तब्ध उठती। मैं उस अज्ञात अपराधी को छोड़ूंगा नहीं। उसकी ऐसी प्रत्येक हरकत उसके हाथ से उसके जीवन की रेखा को छोटी करती जा रही है। परमाणु उस पुलिस वाले को लेकर नीचे उतरा तो, अरे ये क्या कर रहे हो? परमाणु, मैंने भगवान को नहीं देखा, मगर आज तुम्हें देखकर मेरी वह इच्छा मर गई। अपने भगवान के चरण छूना चाहता हूँ। भगवान को किसी ने साक्षात रूप में नहीं देखा हवलदार मंगत राम। वो तो सेवा के भाव में बसते हैं। अगर सचमुच भगवान के साक्षात दर्शन करने की इच्छा हो तो मन में सेवा के भाव को शुद्ध करो, और वर्दी का मान रखना ही सबसे बड़ी सेवा है। मैं तुम्हारी तरह आकाश में तो नहीं उड़ सकता, मगर ज़मीन पर रहकर अपना कर्तव्य तन और मन से पूरा करूँगा। शालीमार बाग के रिची रेस्टोरेंट क्षेत्र में एक स्मोक मशीन ढेरों स्मोक उड़ाती हुई नजर आ रही है। क्या वो मच्छर मार धुआं नहीं है? इस वक्त जो कुछ घट रहा है उसे देखते हुए किसी भी चीज़ को हल्के ढंग से नहीं ले सकते परमाणु। इसलिए कह रहा हूँ, चेक। ओके ओके प्रॉबोट, मैं चेक करता हूँ। मैं तो स्थान के ठीक ऊपर हूँ। यहाँ लोगों का दम घुट रहा है। ओह, तो प्रॉबोट का कहना सही था कि किसी भी चीज़ को हल्के ढंग से नहीं लेना है। कोई दम घोटू गैस फैल रही है। स्टॉप! वो दम घोटू गैस कहीं तुम ही तो नहीं फैला रहे हो? बताओ कहाँ पर है लोगों? यहाँ पर लोगों का दम क्यों घुट रहा है? बताओ, वरना तुम्हारे फेफड़ों में इतना धुआं भर दूंगा कि शुद्ध वायु वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। ये धुआं तो साधारण धुआं है। ये तो मेरा रोज़ाना का काम है। अगर ये कोई जहरीली गैस होती तो मैं अब तक बेहोश हो गया होता। तो फिर लोगों का दम क्यों घुट रहा है? परमाणु, वजीरपुर केमिकल प्लांट से क्लोरीन गैस रिसी है। उधर भाग दौड़ का माहौल है। यह दम घोटू वातावरण उसी का परिणाम है। ओह, अब उस लीकेज को दुरुस्त कर लिया गया। इट्स एन एक्सीडेंट। मैंने खामखा तुम पर हाथ उठाया। कोई बात नहीं परमाणु, मुझे तुम्हारे हाथ से मार खाकर मज़ा आया। मैं जानता हूँ तुम्हारी गलत फहमी दूर हो चुकी है। सॉरी। इंस्पेक्टर विनय की उलझनें भी कम नहीं थी। बसों की घटना, फिर मेट्रो रेल की घटना, पुलिस डिपार्टमेंट पर स्काई अटैक, और शायद क्लोरीन गैस की घटना भी। इन सारी घटनाओं में एक बात जो कॉमन है वो ये कि इनमें विज्ञान से जुड़ी चीज़ों का प्रयोग किया हुआ है। जैसे केमिकल, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे रॉकेट, जैसे गैस। इस बात को समझना होगा कि विज्ञान को हथियार बनाया जा रहा है या निशाना। बात गहराई की थी और समझने की भी। उफ, ये हूटर कौन बजा रहा है? पुलिस सायरन जैसे उस हूटर की साउंड फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक है। इंस्पेक्टर विनय जीप छोड़कर बाहर आ गया। उफ, ये तो पिघले शीशे की तरह कानों में घुसी चली जा रही है। दूसरे सब लोग भी इस हूटर से तनावग्रस्त हो रहे हैं। ये तो कानों के पर्दे फाड़ देगी। ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? चारों तरफ से गूंजती लग रही है, मगर इस साउंड का कोई ना कोई स्रोत तो होना ही चाहिए। स्रोत वो टावर है जिनका प्रयोग मोबाइल कंपनियां मोबाइल नेटवर्किंग के लिए करती हैं। चिंग! इसको तुरंत चुप कराने के लिए एक गोली खर्च करनी पड़ेगी। अब यह साउंड दूसरे टावर से आ रहा है। उफ, ये शक्तिशाली साउंड है। ये कानों के पर्दे फाड़कर बहरा बना सकती है। मुझे लगता है हर टावर पर ऐसा हूटर लगा है। विनय, मैं दिल्ली के लोगों में बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ प्रभुट कि मुझे तुरंत ही फिर से परमाणु बनना होगा। ये सायरन बच्चों के कोमल कानों के लिए अत्यंत ही खतरनाक है। इन हूटर्स को तेजी के साथ सिर्फ परमाणु ही नष्ट या निष्क्रिय कर सकता है। अस्पताल में सैकड़ों मरीजों में खलबली मचा रहा है ये हूटर। कड़ाक! ये इतने तेज़ हैं कि लोगों के आपस में बातचीत तक बंद हो गई है। लोग चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे हैं, मगर कोई किसी को सुन नहीं पा रहा। कोई बड़े ही सुनियोजित तरीके से कर रहा है दिल्ली को परेशान और परमाणु को हैरान। बूम! क्या हुआ परमाणु, तुम? उफ, मैं बाल बाल बच गया। बात करते करते अचानक मुझे लगा कि मेरा मोबाइल गर्म होने लगा है। वो इतना गर्म हो गया है कि मुझे उसे फेंक देना पड़ा, और जैसे ही मैंने उसे फेंका उसमें विस्फोट हो गया। ये एक और सनसनीखेज न्यूज़ थी। दिल्ली में सनसनीखेज घटनाओं का तांता। अब निशाने पर मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में धमाकों का रहस्य गरमाया। अभी तक कुल 8 मोबाइल फ़ोन धमाकों में क्षतिग्रस्त। एक की खोपड़ी फटी, एक के कानों का पर्दा क्षतिग्रस्त। मोबाइल फ़ोन कंपनियां चकराईं, लोग दहशत में। सड़कों पर रत्ती कागज़ों की तरह लग रहे हैं मोबाइल फ़ोनों के ढेर। साइलेंट बम है ये। फेंको फेंको, क्या पता कब फट जाए। किसकी शरारत है ये? होड़प्पा देखी हो। प्रबोट हैरान था, परमाणु परेशान। पूरी संचार व्यवस्था गड़बड़ा गई है परमाणु, क्योंकि मोबाइल पूरे कॉरपोरेट जगत की सबसे ज़बरदस्त ज़रूरत बन चुका है। ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है प्रबोट के मुजरिम छिपे रहकर दिल्ली पर बार बार निशाने साध रहा है। उसे खोज निकालना होगा, क्योंकि ये काम मुझे किसी विज्ञान से चिड़े हुए व्यक्ति का लग रहा है।
अब मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि कोई ऐसा है, शायद कई लोगों का पूरा गैंग, जो विज्ञान से जुड़ी चीज़ों को आतंक फैलाने में इस्तेमाल कर रहा है। और उस कोई को ढूंढ निकालने में इन अखबारों की मदद ले सकता हूँ। मुझे ढूंढनी होगी विज्ञान से जुड़ी कोई खबर, जिसमें कोई किसी घटना से हताश या निराश हुआ हो, या विज्ञान के प्रयोग से उसका कोई अहित हुआ हो, जिसने उसको आहत कर दिया हो। मुझे एक एक खबर को चाटना होगा, कोई बड़ी न्यूज़, कोई छोटी न्यूज़। दिल्ली में आतंक फैला और परमाणु पुराने अखबार पढ़ रहा है। आप परमाणु की काबिलियत पर शक कर रहे हैं। हो सकता है वो भूसे में से सुई ढूंढ रहा है। ये काम भी सिर्फ अपना वंडरमैन परमाणु ही कर सकता है, उसे करने दो। मैं किसी और बड़ी घटना के घटने का इंतज़ार नहीं कर सकता। घटना तो घटेगी, और दिल्ली के आकाश पर ही घटेगी। इस बार यह घटना ऐसी होगी कि हर आदमी की आंखें भय से चढ़ हो जाएंगी, मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। और कितना नुकसान होगा यह मुझे भी नहीं पता, मगर यह नुकसान उस नुकसान से कम होगा जो हमने झेला है। यह ई काइट अब आकाश में उड़ने को तैयार है। हम इसकी सफलता की कामना करते हैं। उधर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पैन एम की फ़्लाइट्स के उड़ने का समय हो गया है, और इधर हमारी ई काइट के अब मचेगा बड़ा हंगामा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब मचेगा बड़ा हंगामा था। मगर वो हंगामा तुम लोग नहीं, परमाणु करेगा। हंगामा तो हम करेंगे परमाणु। आखिर तू आ ही गया यहाँ पर मरने। हमें तो खुद तेरा इंतज़ार था। तूने दिल्ली को परेशान करने की हमारी मुहिम को कई बार धूल चटाई। अब धूल चाटने की बारी है तेरी। ओ उफ, ये क्या है? हाँ, परमाणु, ये ई पिस्टल है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ये गोली नहीं दागती, बल्कि दागती है बिजली। ये घातक शॉट मारती है। तू उड़ रहा था इसलिए बच गया, वरना जलकर भस्म हो गया होता। मगर अब तू उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे पाँवों में हमने पहना दिए हैं मरकरी शूज़, जिनके फीतों के स्थान पर लगाए डिजिटल लॉक, जिसको खोल पाना तेरे वश में नहीं होगा। और इन जूतों के निचली ओर मरकरी भरा गया परमाणु। तुम जानते हो कि मरकरी यानी पारा कितना भारी होता है। हवा में उड़ते हुए तुम भारी भरकम हवाई जहाज को भी अपने परमाणु किरणों से उड़ा लेते हो, मगर आज तुम अपना शरीर भी उठाने में होगे नाकाम। ये सच कह रहा है परमाणु। तुम्हें मारने से पहले दिल्ली के आकाश का एक खूबसूरत नज़ारा मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। जल्दी करो जोरफ, पैन एम की फ़्लाइट ना निकल जाए। तुम लोग अपनी हरकतों से बाज आओ। बाज आ जाएं? कैसे बाज आ जाएं? कैसे भूल जाएं हमें, जिस इंसान ने काबिल बनाया उसे उसके एक अनुपम आविष्कार के कारण यहाँ की सरकार, नेताओं और पुलिस ने नाकाबिल, नकारा व अपराधी सिद्ध कर दिया। हम सब विज्ञान के छात्र थे। आईआईटी की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा पास करने से हम चूक गए, मगर अतुल ही वो इंसान है जिसने हमें हमारी योग्यता सिद्ध करके प्रवेश पाने का रास्ता सुझाया। हमने तरह तरह के आविष्कार बनाने में अपना तन, मन और धन झोंक दिया। हम अपने उन आविष्कारों का प्रदर्शन राष्ट्रपति के समक्ष करना चाहते थे। कैसे भूल जाए कि आज हमारी वही होनहार साथी अतुल अग्निहोत्री पागल खाने में अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहा है। ये सब बातें मैं जानता हूँ। अखबारों में मैं इस घटना के बारे में पढ़ चुका हूँ। मैं जानता हूँ अतुल ने माननीय राष्ट्रपति जी को अपनी बनाई एक पिस्तौल भेजी थी। वो उन्हें प्रभावित करना चाहता था, मगर उसका ये तरीका गलत था। उसको अपनी बनाई हुई ई पिस्टल राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधानशाला के वैज्ञानिकों को भेजनी चाहिए थी। माननीय राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये उचित नहीं था। पुलिस ने पिस्तौल भेजे जाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू की, और अतुल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के सदमे को अतुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। तो इसमें किसी का दोष नहीं है। वहाँ पर उसका उपचार चल रहा है, वो शॉक्ड है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मगर तुम लोग जो कर रहे हो वो गंभीर अपराध है, पागलपन है। तुम लोगों ने अपने कुशाग्र मस्तिष्क को देश के वैज्ञानिकी अनुसंधान में लगाने की बजाय आपराधिक कार्यों में झोंक दिया। ये गलत है। मैंने जब से वो न्यूज़ पढ़ी, मैं उसी समय से अतुल पर नज़र रख रहा था। तुम थोड़ी देर पहले उससे मिलने गए थे, तब तुम्हें नहीं पता था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। पीछा करके क्या कर लिया वो देखो। एक ई काइट को तुमने नष्ट कर दिया, मगर पैन एम की फ़्लाइट को ध्वस्त करने जा रही है इसकी ओर बढ़ती हुई दूसरी ई काइट। हा हा हा। अतुल के उस शानदार आविष्कार ई पिस्तौल को नकार कर उसकी योग्यता को डस्टबिन में डाल दिया गया। इसलिए हमने तय किया कि हम सभी आविष्कारों को डस्टबिन का मेहमान बना देंगे। हमने शुरुआत की पहिए के आविष्कार से, डीटीसी के पहियों के परखच्चे उड़ाकर। तू भी तो एक आविष्कार ही है। अब तेरे परखच्चे उड़ाकर तुझे भी करेंगे डस्टबिन के हवाले। परमाणु लघु आकार लेकर मरकरी शूज़ की भारी भरकम कैच से निकल गया। तुम लोग होनहार हो, देश की परंपरा हो, मगर भावों को। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें सुधरने का एक मौका ज़रूर दें, मगर वो सब होगा इस छोटे से सबक के बाद। थाड़ उह! परमाणु ने सबकी मुश्किल परमाणु रस्सी से कस दी। परमाणु ने ई काइट के परखच्चे उड़ा दिए। स्क्रीन क्रैक! तब इंस्पेक्टर विनय ने आकर लगाई हथकड़ियाँ। तुमने मोबाइल फ़ोन का चक्कर कैसे चलाया?
कुछ मोबाइल फ़ोनों में विस्फोट करने के बाद हमने केवल उनके विस्फोटक होने की अफवाह फैलाई थी। इस काम में मीडिया ने एक तरह से हमारी मदद की, जबकि फ़ोनों में कोई गड़बड़ नहीं थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक जुरासिक दिल्ली में। तब तक के लिए धन्यवाद।